हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं और आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? तो आई होप आप लोग ठीक होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से करेंगे। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं हम लोग। मैंने सीजीएल का पेपर दिया था तो उससे मैंने बहुत कुछ सीखा था और क्या क्या गलती हम लोगों को नहीं करनी चाहिए, जो कि हम स्टूडेंट अभी पढ़ाई कर रहे हैं। क्या क्या गलती हम लोगों को नहीं करनी चाहिए, जो मुझे गलती लगा अपने अंदर, मैं आप लोगों को बताऊँगी। मैंने तो सबसे पहले मुझे टाइम मैनेजमेंट का कोई भी आइडिया नहीं था, क्योंकि मैंने सीजीएल में वही गलती की कि मैं टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं कर पाई। तो इसीलिए मुझे अपने टाइम मैनेजमेंट पे बहुत ही ध्यान देना है, जो कि मैं ध्यान देती हूँ टाइम मैनेजमेंट का बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आप लोगों को भी, अगर आप लोग टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान नहीं देते हैं, बस आप लोग पेपर ही करते जाते हैं, अगर मॉक देते हैं तो उसका एनालिसिस नहीं करते, तो आप लोग एनालिसिस भी कीजिए और टाइम को अपने ध्यान में दीजिए कि आप लोग कितना टाइम किस सब्जेक्ट पे दे रहे हैं। पेपर तो आपसे बन जा रहा है, लेकिन किस में ज़्यादा समय लग रहा है, किस में कम समय लग रहा है, वो आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से देख लेना है। क्योंकि मैंने जब सीजीएल का पेपर दिया, मैं तो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाई और मैं एक राउंड ही पूरा पेपर कर पाई थी। वो भी मैं 3 स्लॉट केवल एक राउंड कर पाई थी। मेरे पास 20 मिनट बस बचे थे, जिसमें कि मुझे पूरा इंग्लिश भी बाकी थे 20 मिनट में, और मुझे पूरा मतलब रिव्यू भी करना था। एक बार मैंने केवल पेपर को एक बार ही मतलब अटेम्प्ट किया था। मतलब मुझे, हम लोगों को मॉक देते हैं तो 2-3 बार में हम लोगों को अटेम्प्ट करना होता है सारे क्वेश्चन। एक बार जो आ रहा है उसको कर लो, उसके बाद जो नहीं आता है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, उसको कर लो, और जो बाद में एकदम नहीं आता उसको बाद में करो। तो इस तरीके से मैं सोची थी कि 3 स्लॉट में पेपर मैं करूँगी, लेकिन मैं एक स्लॉट में पेपर की तो उसमें से मुझे क्या लगा कि मैं एक बार कर ले रही हूँ सब पेपर, बाद में मैं जब दोबारा से क्वेश्चन करूँगी तो जो मैंने छोड़ा है मैंने उसको बना लूँगी। तो मैं बनाते बनाते मतलब कब टाइम निकल गया मुझे टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं था। 20 मिनट बाद बचा था मुझे। अब 20 मिनट में मैं चाहे फिर से क्वेश्चन को जो छोड़ी थी उसको बनाऊँ, या तो मेरा इंग्लिश का पूरा सेक्शन बाकी था उसको देखूँ। तो मैंने इंग्लिश का भी सेक्शन देखा तो जो मुझे नहीं समझ में आया, क्योंकि सीजीएल में ही इस बार इंग्लिश थोड़ा लेंदी टाइप में दिया था। तो मुझे जो नहीं आ रहा था मैं उसे डायरेक्ट ही स्किप कर दे रही थी, क्योंकि उसमें टाइम देने से कोई फ़ायदा नहीं। एक पैसेज आया था तो उसको मैंने देखा, शायद पैसेज मुझे बन जाए, लेकिन 2 मिनट देखने के बाद भी पैसेज मुझे नहीं बना तो मैंने उसको छोड़ दिया। और एंटोनिम्स सिनोनिम्स आया था तो उसको मैंने लगाया, वो ईजी था एंटोनिम्स सिनोनिम्स, तो मैंने उसको लगा दिया था। उसके बाद मैं नेक्स्ट, फिर मतलब मैं जो स्लॉट एक बार कर चुकी थी उस पे गई। मैं 2 ही सेक्शन को अटेम्प्ट कर पाई, मैथ और रीजनिंग को, और जीके को मैं दूसरे स्लॉट में जा ही नहीं पाई। और वैसे भी जीके मैंने फर्स्ट बार में ही लगा दिया था जो मुझे आ रहा था और जो मुझे नहीं आ रहा था, क्योंकि जीके भी ऐसा था कि मतलब 2-3 लाइन में आपको जीके देना था, थोड़ा लेंदी दिया हुआ था। वैसे कोई मतलब कठिन नहीं बोल सकते पेपर कि कठिन था, लेकिन फिर भी ठीक था पेपर। और मैथ और रीजनिंग तो बिल्कुल ही मतलब आसान था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो पढ़ा होगा वो। लेकिन मुझे तो टाइम मैनेजमेंट करने में ही इतनी ज़्यादा, क्योंकि मैंने प्री का भी कोई मॉक नहीं दिया था, बस मैं कभी कभी RWA पे जो मॉक आता था वो दे लेती थी और टेस्ट रैंक पे दे देती थी, क्योंकि मैंने पास प्रो नहीं लिया था। तो क्या पास प्रो इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सभी एग्ज़ाम के लिए? तो आप मुझे बताएंगे ज़रूर ही, क्योंकि अभी भी मैंने पास प्रो नहीं लिया है और कुछ दिन में ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम है और सीजीएल और यूटीएस का भी एग्ज़ाम मुझे देना है। तो कोई भी एग्ज़ाम मिस नहीं करना है, नंबर आएगा ही, धीरे धीरे बढ़ेगा ही। और जब कोई फॉर्म भरे रहते तो हम लोगों को मतलब पढ़ने की भी ज़्यादा मन करता है। तो इसीलिए मैंने ये गलती की थी, क्योंकि मैं प्रैक्टिस पहले बिल्कुल भी नहीं की थी, तो टाइम मैनेजमेंट मैं नहीं कर पाई थी। इतना मतलब रीजनिंग इतना इजी था कि आसानी से हो जाता, लेकिन मेरा टाइम पता नहीं कहाँ गया, मुझे खुद ही नहीं पता कि मैंने किस में टाइम लगाया। तो ये था सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम। और इस बार मैं ग्रुप डी का जो पेपर देने वाली हूँ उसमें मैं टाइम मैनेजमेंट का बहुत ही ध्यान रख रही हूँ। तो आप लोग भी टाइम मैनेजमेंट का बहुत भी ध्यान रखिए। और जो करंट अफेयर था वो मतलब मेरे मेरे सेक्शन में कोई करंट अफेयर ज़्यादा लेंदी नहीं था।
बस एक करंट अफेयर था जो 2025 से था, वो भी कोई नियुक्त हुआ था उससे रिलेटेड था। तो मुझे उतना याद नहीं है वो क्वेश्चन क्या था, लेकिन उसका आंसर मैंने सही लगाया था। क्वेश्चन नहीं याद है लेकिन मैंने आंसर उसको करंट अफेयर में पढ़ा था, क्योंकि मैं केवल 2 महीने का करंट अफेयर पढ़ी थी, ज़्यादा नहीं पढ़ी थी, और वैसे मिसलेनियस वाला देख ली थी। और ग्रुप डी के लिए भी मैंने कोई करंट अफेयर नहीं पढ़ा है। तो मैं आर बी करके एक चैनल है, वो पीडीएफ, वो सर पीडीएफ प्रोवाइड करते, तो वो पीडीएफ मेरे पास है, तो मैंने उसी को 2-3 बार देख लिया था पीडीएफ। तो शायद उसी से हो जाए। और उसने जनवरी से जून तक दिया था, दिसंबर के बाद वो फिर सारा पीडीएफ लगा देंगे, फिर से मतलब दे देंगे पीडीएफ। तो मैंने उसको टेलीग्राम से डाउनलोड कर लिया था, तो करंट अफेयर का। और इसमें जीके का एक क्वेश्चन आया था, जो कि मेरे पास बुक भी है और उस बुक में था भी। और मैंने आप लोगों को सीजीएल के पेपर में रिव्यू में ये क्वेश्चन बताए थे कि खर्ची पूजा आया था जीके का क्वेश्चन। और ये खर्ची पूजा जो था, कितनी देवता की पूजा होती है, ये पूछ लिया था। और मैंने लिया था पिनाइकल का रेलवे ग्रुप डी का बुक। तो मैं 2 जीके में देखी, तो मुझे वो नहीं मिला। और एक कैरियर बिल भी सर पढ़ाते हैं, उसने अपनी स्टडी बुक दी थी, तो उसका भी पीडीएफ मेरे पास था, तो मैं उसमें भी ढूंढ ली, तो उसमें भी नहीं था कि खर्ची पूजा, बस ये बताया था खर्ची पूजा इस राज्य में होता है। और उसमें भी नहीं बताया था कि खर्ची पूजा त्रिपुरा में होता है, लेकिन मैं इतना ही जानती थी कि बस पेपर में आएगा कि खर्ची पूजा कहाँ का त्यौहार है, कहाँ मनाया जाता है, बस इतना ही आएगा। लेकिन वो तो उल्टा ही हो गया, उसने पूछ लिया किस देवता की, कितनी देवता की पूजा होती है खर्ची पूजा में। तो मैं वहाँ नहीं बता पाई, तो मैंने वहाँ गैस से लगाया, तो मैंने 12 लगा दिया और इसमें था 14। तो अब ये क्वेश्चन भूल ही नहीं रहा, क्योंकि मैं गलत करके आई हूँ, फिर रिव्यू कर ली हूँ। तो मैं 2 जगह देखी, तो मुझे क्वेश्चन नहीं मिला। उसके बाद मैं जो पिनाकिल का बुक ली हूँ, मतलब 5-6 महीने हो गए, लेकिन मैं सीजीएल के लिए इसे नहीं देखती थी। सीजीएल के लिए मैंने सारा ही मतलब पिछले साल का पीवाईक्यू प्रिंट आउट कर ली थी, तो मैं सीजीएल का वहीं से पढ़ रही थी, लेकिन उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया जीके का। तो मैंने उस बुक में आके देखा, तो वहाँ पे अच्छे से मैंने उसको लाइनिंग भी करके पढ़ा हुआ था एक बार, लेकिन कितने देवता की पूजा की जाती है ये नहीं पढ़ा था, बस ये पढ़ा था कि त्रिपुरा की ये पूजा है, ये पढ़ा था। तो ये आधा हुआ क्वेश्चन जो मिस्टेक हो गया ये था, और मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाई ये था। और आप लोगों को जो एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, स्क्वायर, मैथ में वर्ग, क्यूब, पहाड़ा, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि 2 रीजनिंग आया था मेरा जो कि वर्ग से रिलेटेड था। तो मुझे सोचने में थोड़ा टाइम लग गया, लास्ट में मैंने जब दूसरे स्लॉट में मैं बोल रही थी कि मैंने रीजनिंग और मैं दूसरे स्लॉट में ही बस कर पाई थी, तो मुझे वो आ गया था आइडिया। वो 3 दिया था और 9 दिया था, उसके बाद मतलब 36 में करके और फिर 1 का स्क्वायर करके उसमें जोड़ना था। तो मुझे लॉजिक नहीं पता चल पा रहा था, तो मैंने मतलब बाद में मैंने एक तो मैंने गेस से लगा दिया था, लेकिन दूसरे क्वेश्चन सेम उसी टाइप का था, तो मुझे लॉजिक पता चल गया था, तो मैंने उस तरीके से लगाया था। और अब जो पढ़ाई हो रही है ग्रुप डी के लिए हो रही है, देखते ग्रुप डी का पेपर कैसे जाता है। और उसमें तो साइंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, साइंस के कुछ ऐसे चैप्टर भी हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे फिजिक्स में हो गया प्रकाश, और प्रकाश चैप्टर हो गया, उसमें प्रकाशीय विद्युत धारा और उसके प्रवाह, चुंबकीय क्षेत्र, ये सब हो गए। और जो केमिस्ट्री में हो गया धातु, अम्ल, क्षार, लवण हो गया, आवर्त सारणी हो गया, रासायनिक अभिक्रिया हो गया, और दैनिक जीवन में रसायन ये हो गया, और साधारण नाम और खोजी, तो ये सब मतलब हो गया केमिस्ट्री का, जिसमें आवर्त सारणी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और धातु मिश्रण से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, रासायनिक अभिक्रिया से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी प्रकार बायोलॉजी में वैज्ञानिक नाम, जंतु का नाम, कोशिका केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया इत्यादि से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और स्टैटिक जीके में तो आप लोगों को पता ही है, नृत्य से आता है, लोक नृत्य से, लोक त्यौहार से, मतलब जीके के भी टॉपिक कोई कम नहीं है, डे भी आता है। और ये
बांसुरी और उनके वादक से भी आता है, तो जीके में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ऐसी बात नहीं है। तो हम लोगों को अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि ग्रुप डी का एग्ज़ाम ज़्यादा दिन नहीं है। तो इसीलिए मैं ये सोच रही थी, मैंने जो गलती सीजल में किया था वो गलती मैं ग्रुप डी में बिल्कुल भी ना करूँ। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो गलती बिल्कुल भी ना करूँ, लेकिन देखते हैं क्या होता है। अभी 2 महीने की तैयारी है। तो मैं ग्रुप डी के लिए मैं बता दूँ कि मैं अपना जो जीके का पोर्शन कवर कर रही हूँ पिनाकिल की बुक से, और करंट अफेयर मैंने भी कोई तैयारी नहीं की है, तो मैं करंट अफेयर को देख लूँगी कैसे पढ़ना है। तो इसीलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, और आप लोग भी अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से लीजिए और जल्दी से सिलेक्शन लीजिए। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।